Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will discuss with you pigeon pea जो कि एक लेग्यूम है, पल्स है यानी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर है जिसको फैबेसी भी कहा जाता है फैमिली को। और इसमें क्या होता है, ये पेरिनियल लेग्यूम है। लेग्यूम मीन्स होता है फली, और लेग्यूम के नाम पर लेग्यूमिनेसी फैमिली पड़ा। और पिजन पी मीन्स होता है अरहर, तुअर, कहीं इसको तुअर दाल बोला जाता है, कहीं अरहर की दाल बोला जाता है। और इसका बॉटनिकल नेम होता है कैजेनस कैजन। इसका जो डोमेस्टिकेशन है वो साउथ एशिया में लगभग 3500 सालों पूर्व देखा गया था। और आजकल ये जो अनाज है या ये दाल है, ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इन सभी जगह का कॉमन फूड है। मेनली ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली दाल है। इसकी फैमिली मैंने पहले ही बताई हुई है, फैबेसी। तो इसको रेड ग्राम भी कहते हैं। और जो ये पल्स है यानी ये दाल है, ये इंडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट पल्स क्रॉप है। जो ये रेड ग्राम है, ये मुख्यतः जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी जगह पल्स क्रॉप की तरह ग्रो की जाती है। लेकिन इंडिया जो है वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किया हुआ है। मीन्स इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में पूरी वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पर है इंडिया में प्रोड्यूसिंग किसकी, रेड ग्राम की यानी अरहर की दाल की। और जो ये पिजन पी यानी कैजेनस कैजन है, ये कैसी लेग्यूम है, पेरिनियल लेग्यूम है यानी वार्षिक इसकी जो पौधा है वो वार्षिक होता है। और इसके सीड्स एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, अभी मैंने इसके पहले भी बताया था, सभी जगह बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। और इसका जो ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन, वो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है। अब पिजन पी जो है वो किस तरह की, ये देखिए इंडिया में मैं दिखा रही हूँ, ये जितनी एरिया हैं यहाँ पर इसका बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है। लगभग अगर देखा जाए तो वार्षिक टन होता है, मिलियन टन प्रोडक्शन होता है पूरा। और मुख्य क्षेत्र जो इंडिया में है, स्टेट जहाँ पर ये ग्रो की जाती है वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश। और पिजन पी जो है वो जो क्रॉपिंग सिस्टम में एक डाइवर्सिटी दिखाता है, कब, रेनी सीजन में। और इसकी जो क्रॉप है ये अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी। 2 बार लगभग इसकी सोइंग की जाती है। और कई बार ये इंटर क्रॉप मीन्स मतलब जैसे एक क्या कहते हैं, एक क्रॉप दूसरी अदर और एक क्रॉप ये, तो इस तरह से ये सोरघम है, मिलेट्स है, कॉटन है, ग्राउंड नट है, इनके साथ भी ग्रो कराई जाती है। और एक बात आपको बता दूं मैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली की खास बात ये है कि ये जहाँ की सॉइल उपजाऊ नहीं होगी वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाती है इस फैमिली के प्लांट्स। क्यों? क्योंकि इनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं उनमें साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। और उनके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है
उसका फिक्सेशन हो जाता है, यानी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही सहायक है। और उसके कारण क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। अगर आप कहीं भी ऐसी सॉइल हो जहाँ है तो नेक्स्ट ईयर आप उसमें वीट है या कोई अदर क्रॉप भी ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये जो पिजन पी है ये ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है। मीन्स ये ऐसे मैंने अभी भी बताया और फिर बताया, जहाँ पर रेनफॉल, अगर एनुअल रेनफॉल 650 मतलब 650 मिलीमीटर से भी कम है, यानी वहाँ पर वाटर का जो सोर्स है वो बहुत कम है, तो वहाँ पर भी ये अच्छे से ग्रो कर जाती है। ये फूड क्रॉप के साथ साथ फॉरेज क्रॉप भी है, क्योंकि इससे जानवरों को भी मतलब जो चारा है, फॉडर है, वो मिल जाता है। पिजन पी जो होती है ये ह्यूमन फूड तो है ही है बहुत अच्छा, और लगभग 77% जो इंडिया में ग्रो करती है। अब इसकी अगर न्यूट्रिशन वैल्यू देखी जाए तो प्रोटीन इसमें 22.3% होता है, कैल्शियम 73 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में, मीन्स 100 ग्राम अगर दाल है तो उसमें 73 मिलीग्राम आपका कैल्शियम होगा। फैट 1.7% होता है, फॉस्फोरस 304 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में होता है, मीन 100 ग्राम दाल में 304 मिलीग्राम फॉस्फोरस होता है। 3.5% मिनरल्स होते हैं, आयरन भी 5.8 मिलीग्राम होता है, फाइबर 1.5% होता है एंड कार्बोहाइड्रेट 57.6% होता है। तो इस तरह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा विटामिन है, नाइसिन है, विटामिन B6 है, विटामिन A है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक एंड सोडियम, ये सभी कुछ प्रचुर मात्रा में अरहर की दाल में पाया जाता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ तो दैनिक जो डेली रूटीन का भोजन है उसमें अरहर की दाल ज़रूर शामिल होती है। और पिजन पी जो है वो बहुत ही बेस्ट फूड है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट कैसी है। तो जो अरहर है उसको बहुत ही मॉइस्ट या वार्म वेदर जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। तो लगभग 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, हल्का सा नमी हो तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाती। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ एक्टिव हो तो कम होना चाहिए, जैसे कि 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब फ्लावरिंग होती है तब और कम होना चाहिए, लगभग 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और तभी उसमें पॉड बनती, पॉड मीन्स फली, वही लेग्यूम। और जब मैच्योरिटी आती है, मीन्स जब फलियां पकने लगती हैं, उनके दाने पकने लगते हैं, तब लगभग टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो सॉइल है उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होने चाहिए। हैवी रेन भी इसके लिए खतरनाक होती है, फ्रॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इस क्रॉप के लिए मतलब नुकसानदायक हो सकती है। और ये क्रॉप जो है वो किसी भी प्रकार की सॉइल में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको रेनफॉल बहुत ज़्यादा ना हो। और वाटर लॉगिंग मीन्स होता है जो मिट्टी के कण पानी को पकड़े रहते हैं, जिससे कि उसमें नमी बराबर बनी रहती, तो ऐसी सॉइल नहीं होनी चाहिए। तो जो इसके लिए मेन बेस्ट सॉइल है वो आपकी है सैंडी लोम या क्लेई लोम। और सॉइल जो है वो बहुत ही गहराई तक, मतलब वो नहीं होनी चाहिए मॉइस्चर उसमें।
और सॉल्युबल सॉल्ट्स इस पे नहीं होने चाहिए ज़्यादा, नहीं तो उसकी पीएच बहुत बढ़ जाएगी। तो इसकी पीएच रेंज 4.5 to 8.4 मोस्टली होनी चाहिए इस क्रॉप के लिए। रेड ग्राम या तुअर दाल जो होती है उसको डीप रूटेड क्रॉप है और उसके लिए प्रॉपर जो लैंड प्रिपेयर की जाती है उसको एक बार तो जब ड्राई सीजन होता है तभी उस पर प्लगिंग करके मीन्स जुताई करके छोड़ दी जाती, फिर 2-3 दिन बाद फिर से उसमें प्लगिंग की जाती है जिससे गहराई तक वो उस पर टिल्थ बन जाए। क्लियर। और उसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर जो है वो लगभग हफ्ते में 2 से 4 वीक सोइंग के पहले ही उस पर डाल दी जाती है। इसके बाद आपका जो उस पर सॉइल की जो वेल लेवल्ड बनाना है प्रॉपर, तो उस पर क्या कहते हैं वीड्स वगैरह जो ग्रो कर गई हैं तो उसको प्रॉपरली रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद जो स्पेसिंग की बात की जाए कि स्पेस कितनी होनी चाहिए प्लांटिंग करते टाइम तुअर दाल की जो फार्मिंग है, तो उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन जो वैरायटीज़ हैं, तो जो ये स्पेसिंग की बात मैं कर रही हूँ प्लांट की, तो इसमें लगभग जो इसका पीक प्लांट होता है पिजन पी का यानी अरहर की दाल का, वो बहुत लंबा होता है और फैला फैला होता है। इसलिए इसके बीच में जो गैपिंग है रो की यानी पंक्तियों के बीच की जो गैपिंग है वो 90 से 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक एक प्लांट के बीच की गैपिंग लगभग 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये रेन फेड कंडीशन में ही ग्रो होगा और 250 से लेकर 270 ड्यूरेशन वैरायटीज़ की बात हो गई। और जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ होती हैं जो कि अंडर इरिगेटेड कंडीशंस में प्लांटेड होती हैं, उनके बीच की रो में जो स्पेस होता है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच का और प्लांट से प्लांट के बीच का स्पेस 15 से 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जो पिजन पी अप्रैल में बोई जाती है, सोइंग की जाती, उनके बीच की जो पंक्तियों के बीच का स्पेस है वो 90 से 120 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो कि जून में प्लांटेड जो पिजन पी है उसकी अपेक्षा अधिक वो क्या कहते हैं आप प्लांट हाई जाता है उसका। और यदि ब्लैक सॉइल है तो उसमें स्पेसिंग 90 से 20 सेंटीमीटर के बीच की होनी चाहिए और रेड सॉइल है तो 60 से 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है उसमें पिजन पी का जो प्लांट है वो काफ़ी फैल जाता है, स्प्रेडिंग फॉर्म में होता है, और जो रेड सॉइल है उसमें उतना स्प्रेड नहीं करता है। अब बात आती है कि तुअर दाल की फार्मिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो है कि जो पुअर कंडीशंस या वाली जो सॉइल है यानी ड्राई वेदर की भी सॉइल है उनमें सभी में ये सरवाइव कर जाता है। दूसरी बात, ये पल्स क्रॉप हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशन वैल्यू युक्त है। तीसरी बात, इसकी जो लीव्स हैं वो एनिमल फॉडर के रूप में मीन्स पशुओं के चारे के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा ये फास्ट जो उस पर ग्रो करानी है उनके लिए छाया देती है। इसके अलावा ये पेरिनियल है और लगभग 5 साल तक भी इसको ग्रो किया जा सकता है। दूसरी बात, इसका वुडी पार्ट जो होता है उसका यूज़ फायरवुड मीन्स ईंधन के रूप में भी किया जाता है। उसके अलावा गांव में उसकी झाड़ू ब्रूम तैयार कर ली जाती है, अरहर की जो डंडियाँ होती हैं, और उसके अलावा जो छप्पर बनता है गांव में वो भी बन जाता है। इसके अलावा जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो उसके लिए
इस जो सॉइल का वाटर और न्यूट्रिएंट है वो कितनी भी गहराई से ये ले लेता है। उसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो इरोजन कंट्रोल भी करते हैं और एग्रो इकोलॉजी में बहुत सहायक हैं। इसके अलावा इंटरक्रॉप की तरह इनको ग्रो किया जा सकता है। अब इसके सीड्स एंड सोइंग की बात आती है तो सीड रेट जो है वो खरीफ की फसल में अगर ये ग्रो की जाती है तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, और अगर रबी की क्रॉप में इसकी सोइंग की जाती है जो सीड्स सोइंग कह रही हूँ, जो सीड्स प्राप्त होते हैं तो वो 45 kg पर हेक्टेयर निकलते हैं। स्पेसिंग की बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट हैं उनमें 60 to 10 सेंटीमीटर, और जो मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट हैं उनमें 75 to 20 सेंटीमीटर होती है। प्लांट पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो खरीफ की फसल में लगभग 55,000 3.33 लाख प्लांट्स पर हेक्टेयर ग्रो हो जाते हैं। सोइंग टाइम अगर इसका देखा जाए तो जून का फर्स्ट फोर्टनाइट होती है, और खरीफ जो होती है वो जून से जुलाई में। तो जो खरीफ में सोइंग टाइम है वो जून से जुलाई है, और रबी की क्रॉप अगर सोइंग की जाती है तो सितंबर टू अक्टूबर है। और हार्वेस्टिंग लगभग जो मतलब 19% निकलता है किसी दोनों ही फसल में, लगभग कम से कम 19% तो निकलता है। अब बात आती है वीड कंट्रोल, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी फार्मिंग हो उसमें वीड्स ज़रूर ग्रो कर जाते हैं, तो उनका कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अर्ली ग्रोथ पीरियड होता है 45 to 50 डेज, उसमें जो ये वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा जो नहीं तो ये क्या करते हैं, ये सीड यील्ड को 90% रिड्यूस कर देते हैं। वीडिंग भी कर दी जाती है, मतलब हाथ द्वारा ही वीड्स हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। वो 25 से 30 दिनों के बीच में, फिर पहले दोबारा फिर 45 से 50 दिनों के बीच में जब सोइंग की जाती क्रॉप तो वो वीड को हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की और स्टोरिंग की कि कैसे की जानी चाहिए। तो जो तुअर दाल है यानी अरहर की दाल है, इसकी फलियों को हार्वेस्टिंग अलग अलग डिफरेंट मेथड हैं जिनसे निकाला जाता है। कुछ मेथड्स में क्या होता है, जो ब्राइट ग्रीन सीड्स हैं उनको वेजिटेबल्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, इसलिए बहुत से लोग पॉड्स की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं जबकि वो ग्रीन कलर ख़त्म हो। और जब मतलब पक जाती, मैच्योर हो जाती है, यानी ड्राई कंडीशन हो जाती पॉड्स की, लगभग 75 to 80% ब्राउन हो जाती हैं, और सूखी कंडीशन में उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है ख़राब मौसम आए उसके पहले ही। तो अगर बीच में वो मौसम ख़राब आ जाता है तो बहुत मैच्योर सीड्स के लिए बहुत ही बड़ा डैमेज करने का रिस्क हो जाता है अगर ख़राब मौसम है तो। ट्रेडिशनली क्या होता है कि पी प्लांट में हार्वेस्टिंग की जाती है स्टेम को बेस से काट कर, और फिर उनको मशीन द्वारा कटिंग करी जाए, चाहे हाथों द्वारा कटिंग की जाए, और उनको ड्राई कर लिया जाता है और उनकी थ्रेसिंग की जाती है जिससे दाने अलग हो जाते हैं, और उनको 1 हफ्ते तक वो क्या कहते हैं मैदान में ऐसे और सुखा लिया जाता है तो प्रॉपरली वो सीड्स सूख जाते हैं। और जो वो क्या कहते हैं आपका जब लेग्यूम होती है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, तो वो सूख कर क्या करेगी, वो एक सूखा चारा के रूप में होगी जो कि जानवर के लिए यूज़ हो जाती है। अब आती है बात कि इसकी जो यूपी में रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं
कि कौन कौन सी वैरायटीज़ यूपी में ग्रो करनी चाहिए। तो UPAS 120 जो है तो वो आपका सबसे अच्छी अर्ली मैच्योरिंग सीड्स हैं, जो कि पंतनगर द्वारा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा बनाई गई है। और इसके प्लांट्स मीडियम टॉल होते हैं, ओपन और सेमी स्प्रेडिंग टाइप से इनका वो होता है। उसके अलावा इसका कलर स्टैंडर्ड येलो होता है और एवरेज यील्ड लगभग 16 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। इसके अलावा ये जो मैच्योरिटी है ये मतलब एक सही पीरियड होता है जिसपे वो मैच्योर हो जाती हैं और इसके लिए डबल क्रॉपिंग सुटेबल रहती है। मतलब इस तरह इस वाले में जो कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट है उसमें बहुत अच्छे से ये क्रॉप ग्रो कर और इस वाली क्रॉप में मोज़ेक डिसीज़ नहीं होती है। और दूसरी बात ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान इस वैरायटी का सबसे अच्छा वहाँ यूज़ किया जाता है और इसका जर्म प्लाज्म का नाम है P4758। अब पूसा 855 ये जो है ये T21 का म्यूटेंट है और ये अर्ली वैरायटी है, इम्प्रूव्ड जो है वो अर्ली वैरायटी है किसकी, पिजन पी की, जो कि 1993 में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में ग्रोइंग करने के लिए पूसा द्वारा तैयार की गई थी। जो पूसा है वो रिसर्च सेंटर है और इसकी वैरायटी 140 से 150 दिनों में मैच्योर हो जाती है। और ये वैरायटी जो है वो मोज़ेक वायरस और फाइटोप्थोरा स्टेप ब्लाइट इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट है, बीस प्रतिरोधी क्षमता है इस पे। और इसके अलावा इसकी यील्डिंग 22 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। अब आती है टाइप 17। तो ये जो टाइप 17 है ये लार्ज मैच्योरिंग टाइप है, मीन्स 270 दिन में ये मैच्योर होते हैं। इसके प्लांट्स टॉल होते हैं, सेमी स्प्रेडिंग होते हैं और सीड्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, जो कि 74 ग्राम पर 1000 सीड्स में होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। और इसके अलावा ये जो विल्ट मीन्स होता है मुरझानापन, वो बीमारी से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है और ये मोस्टली उत्तर प्रदेश के प्लेन्स के लिए सुटेबल होती है। टाइप 7 जो है वो लेट मैच्योरिंग सिलेक्शन है, यानी 260 से 270 दिनों तक इसमें मैच्योरिंग हो जाती है। इसके प्लांट टॉल और इरेक्ट और रोबस्ट प्लांट होते हैं। प्लांट्स इरेक्ट सिस्टम में और कॉम्पैक्ट बेकिंग में भी से एक साथ दो खेती मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये यूज़ हो जाते हैं। इसके जो सीड्स है वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं और ब्राउन कलर होता है उन सीड्स का। लगभग 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर ग्रो करता है जो यील्डिंग है। और इसके साथ ये मिक्स्ड क्रॉपिंग ज्वार, बाजरा यानी और जो भी खरीफ की लेग्यूम फसलें हैं उनके साथ ये मिक्स करके ग्रो की जाती है और ग्रो करने में ये उत्तर प्रदेश के प्लेन्स के लिए बहुत ही सुटेबल है। इसके अलावा एक टाइप 21 भी है जो कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। ये 160 से 165 दिनों में मैच्योर हो जाती है। प्लांट्स इसके भी टॉल होते हैं और मतलब सेमी स्प्रेडिंग मीन्स एक हिसाब भर ही फैले होते हैं। इनके जो फ्रूटिंग होती है वो पूरी ब्रांचेस में फैली होती है और पॉड का जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। तो इस कारण इनके जो ग्रेन्स है वो भी बहुत छोटे होते हैं और लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। यील्डिंग देखी जाए तो 16 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, यानी इसकी यील्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। और मोस्टली ये नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट जो कंट्री है वहाँ पर सुटेबल होती है ग्रो कराने के लिए। और इसका सीड्स जो है वो 72 ग्राम पर 1000।
इसके अलावा आज़ाद है, नरेंद्र अरहर है, अमर है, ये और भी वैरायटीज़ है। जैसे आज़ाद है, ये वैरायटी 260 से 270 दिनों में मैच्योर हो जाती है और ये उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में ग्रो कराने के लिए बहुत ही सूटेबल है। और इसके साथ में आप मतलब जैसे ही ये खेती काटी उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग की तो उसके तुरंत बाद हम वीट को भी प्लांट कर सकते हैं। इसकी यील्डिंग 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। तो मोस्टली इसलिए ये जो मैं अब वैरायटीज़ बता रही हूँ ये उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में ज़्यादा ग्रो की जाती हैं क्योंकि इनकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। नरेंद्र अरहर 1 जो है ये वैरायटी 260 से 270 दिन मैच्योरिंग में लेती है, मीन्स टाइमिंग इनमें ज़्यादा लगती है और ये ग्रोइंग करने में उत्तर प्रदेश के जो एरिया है उसके लिए सूटेबल है। इसके अलावा मोज़ेक डिसीज़ के लिए और विल्ट डिसीज़ के लिए ये रेजिस्टेंट पावर रखती है। इसकी यील्डिंग 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। और तीसरी वैरायटी जो मैंने अमर बताई है इसकी मैच्योरिटी 260 से 270 दिनों में होती है और ये सूटेबल होती है पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रो करने के लिए। ये भी मोज़ेक डिसीज़ और विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है और इसकी यील्डिंग भी 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। अब आ जाती है यूटिलिटी, मीन्स उसके उपयोग क्या है अरहर के। तो सबसे ज़्यादा तो उसका भोजन में मतलब दाल के रूप में डेली ही यूज़ होते हैं। उसके जो कॉटिलीडन है, कॉटिलीडन मीन्स बीज पत्र, तो जो ड्राई सीड्स होते हैं उनके वो जो कॉटिलीडन है मीन्स वो क्या बनाते हैं, दाल, जिसको और दूसरा जो पिजन पी है ये इकोनॉमिक यील्डिंग क्रॉप भी है, मीन्स अगर ये अच्छी ग्रो कर जाती है तो किसान को उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। दूसरा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ग्रो करती है। और इसके अलावा जो इसकी पॉड्स का हस्क है यानी जो फलियों का भूसा है वो थ्रेसिंग के बाद जानवरों के भोजन के रूप में यूज़ होता है। तो इस तरह से ये अरहर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। उसके पहले भी मैंने बताया था तो इसका इरोज़न वगैरह में भी, सॉइल इरोज़न में भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। तो इस तरह से अरहर कंप्लीट हुआ।